वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट। आज जो हमारा ये सेशन है, हमारी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि हर टीचिंग प्रोफेशन में जो भी बच्चे जाना चाहते हैं या जो भी बच्चे हैं इस समय, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि हर टीचर के पढ़ाने का अपना अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं, कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो कि आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, जो कि आपकी टीचिंग को अच्छा बनाते हैं। उसे हम कहते हैं, वो जो स्किल्स होती हैं वो स्किल्स हमारी किसके द्वारा आती हैं? सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आती है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा हमारे अंदर आती हैं। अब यदि हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इसके जो फादर थे सूक्ष्म शिक्षण के, वो कौन थे। तो डॉक्टर ड्वाइट एलन, या हम जिनको बोलते हैं D.W. एलन भी है, D.W. एलन, ड्वाइट D और W, ठीक है, D.W. एलन है, और जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग शब्द को यूज किया था। ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग इंग्लिश में। इनके साथ जो सहयोगी थे, आपने कीथ एचिसन का भी नाम सुना होगा, रायन का नाम सुना होगा, बुश का नाम सुना होगा, ये सभी इनके सहयोगी रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए में है, उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो माइक्रो टीचिंग से पहले जो इनका एक्सपेरिमेंट था, वो था मेडिकल लाइन में था। और मेडिकल लाइन के बाद टीचिंग लाइन में सूक्ष्म शिक्षण को या माइक्रो टीचिंग को लाने का श्रेय सबसे ज्यादा D.W. एलन को मिलता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम कहें कि माइक्रो टीचिंग वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो D.W. एलन ने किया था। लेकिन कीथ एचिसन है, कैरी है और बुश है, इन सब लोगों ने सहयोग किया था सूक्ष्म शिक्षण को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। सूक्ष्म शिक्षण की जो शुरुआत की गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि हम खुद को जानने के लिए, खुद की कमियों को पहचानने के लिए, एज अ टीचर खुद की कमियों को बताने के लिए रिकॉर्डिंग की गई थी। सबसे पहले टेप रिकॉर्डिंग की गई थी, उसके बाद फिर उसको सुना जाता था, जिससे कि जो टीचिंग लाइन में जो भी आपके बोलने में या आपके समझाने में जो भी कमियां थी, उस कमियों को फिर दूर किया जाए। स्टार्टिंग इस तरीके से हुई थी। अब अगर हम बात करें, ये तो यूएसए की बात थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात थी। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण को दिया था, वो किसने दिया था? वो दिया था प्रोफेसर D.D. तिवारी ने। प्रोफेसर D.D. तिवारी, जो कि जिन्होंने आपका गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण शब्द की शुरुआत की थी, CPI, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो CPI है, वहां पर प्रोफेसर D.D. तिवारी ने सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण को इंडिया में दिया था। माइक्रो टीचिंग इंग्लिश वर्ड है, जो कि डॉक्टर D.W. एलन ने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण हिंदी शब्द है, जो कि किसने दिया था? प्रोफेसर D.D. तिवारी ने दिया था, इसीलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब यहाँ पर ईयर की बात आती है, तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया थी, या ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत थी या ये प्रैक्टिस में जो लाया गया, वो इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1960s से करी गई थी। लेकिन सबसे पहले अगर इस शब्द को रजिस्टर्ड किया था, माइक्रो टीचिंग शब्द को रजिस्टर्ड किया था D.W. एलन ने, वो कब किया था? 1963 में। तो हम 1963 में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत मानते हैं। अब इंडिया की यदि हम बात करें, तो इंडिया में 1967 में सबसे पहले प्रोफेसर D.D. तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द को दिया था, या सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत इंडिया में की थी। यहाँ मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम यदि बात करें परिभाषा की, थोड़ा उसका मीनिंग समझ लें कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, क्योंकि आपके वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, और एज ए प्यूपिल टीचर, एज ए टीचर, आप लोगों को इसका अर्थ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण आखिर होता क्या है। तो इनकी परिभाषा है, जो कि एलन ने ही दी है, उन्हीं की परिभाषा के अनुसार हम बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण को किसी कक्षा में आकार,
और समय में सूक्ष्म पदीय शिक्षण परिस्थिति माना है। किसी क्लास में आकार, यानी कि क्लास का जो साइज है, बच्चे उसमें बहुत सारे होते हैं। किसी भी क्लास में आप देखो तो 30 के लगभग बच्चे होंगे, 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, 30 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होंगे, 10-12 से ज़्यादा होंगे, 30, 40, 50 बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। और समय, आपका जो क्लास का समय होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम 30 से 40 मिनट का होता है, 35 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है। तो मैक्सिमम जो समय है, ठीक है, उसमें सूक्ष्म पदीय शिक्षण या हम जिसको कहते हैं स्केल डाउन टीचिंग माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्केल्ड डाउन टीचिंग। क्यों माना है स्केल डाउन? यानी कि स्केल क्या करता है? किसी भी चीज की मात्रा को बताता है, किसी भी चीज की नाप को बताता है कि ये चीज, इसका साइज इतना बड़ा है, इसका साइज इतना छोटा है। तो यहाँ पर जब हम स्केल की बात करें तो स्केल डाउन, ये हमारा स्केल हो गया, ये डाउन यानी कि नीचे सब चीजें। इसमें क्लास का साइज से मतलब है बच्चों का, कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ना वो इसमें कम होते हैं। तो क्लास का साइज भी हो गया, क्लास का टाइमिंग भी हो गई। सूक्ष्म शिक्षण में जो टाइमिंग है, माइक्रो टीचिंग में जो हम टाइमिंग लेते हैं वो कम लेते हैं, 5 से 10 मिनट की लेते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वो टाइमिंग भी कम हो गई, यानी कि यहाँ पर जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं स्केल के थ्रू, जो भी स्केलिंग है वो हमारी डाउन स्टेप में है, यानी कि नीचे है, कम है, छोटी है। इसीलिए इसको स्केल्ड डाउन टीचिंग भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों कहा गया है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इसमें हर चीज, हर प्रक्रिया छोटी छोटी होती है, कम समय में होती है, कम आकार में होती है। इसमें जो आप लेसन प्लान बनाते हो वो भी छोटा होता है, स्किल्स जो होती हैं वो भी छोटी छोटी होती हैं, एक बार में एक स्किल होती है। यहाँ पर इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन अ क्लास एंड क्लास साइज। ये भी एलन के ही अकॉर्डिंग है, इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ भी सकती है और नहीं भी आए तो आपको ये याद करनी है, ठीक है, समझनी है। अब जो हमारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में काफी पूछा जाता है और काफी बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि मैक्रो और माइक्रो, इसमें क्या अंतर है? मैक्रो और माइक्रो टीचिंग में, मैक्रो जिसको हम कहते हैं वृहद शिक्षण और माइक्रो जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, इसमें क्या अंतर है? तो मैक्रो में यानी कि वृहद यानी कि बड़ा, लार्ज, इसमें हम सारी स्किल्स को एक साथ यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम सारी स्किल्स को एक पूरे प्लान में यूज करते हैं पढ़ाने के समय पे। इसमें सब कुछ बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होता है, मतलब क्लासरूम का जो साइज है वो बड़ा होगा, और इसमें आपका जो टाइमिंग है वो भी बड़ी होगी, आपका जो प्लान है, कंटेंट है, वो भी बड़ा होगा। इसमें बहुत सारी स्किल्स को एक साथ जोड़ के हम इसमें पढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा मैक्रो। और माइक्रो का मतलब जैसे पता चल रहा है, सूक्ष्म यानी कि छोटा। इसमें सब चीजें छोटी छोटी होती हैं। इसमें आपका क्लास का जो साइज है वो छोटा होता है, मतलब बच्चे कम होते हैं, 5 से 10 जो नंबर है बच्चों का वो कम होगा, टाइमिंग कम होगी, आपका जो लेसन प्लान का जो कंटेंट है वो भी छोटा होगा। तो ये मुख्य अंतर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया। सूक्ष्म शिक्षण को हम और क्या क्या बोलते हैं? माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग क्यों बोलते हैं ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है, स्केलिंग जो होती है सबकी, वो कम होती है, इसीलिए स्केल डाउन, ठीक है, नीचे से। अब उसके बाद है आपका मिनिएचराइज्ड टीचिंग। मिनिएचराइज्ड मतलब कि जो आपका मैक्रो टीचिंग में आप प्लान पूरा पढ़ाने जा रहे हो ना, वो पूरा बड़ा होता है, और उसी में से अगर हम कुछ छोटी छोटी स्टेप्स को ले लें, छोटा रूप उसका, आपकी जो टीचिंग है 30-35 मिनट की जो टीचिंग है, उसका जो छोटा रूप है, मिनिएचराइज मतलब उसी का छोटा रूप, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग में। छोटे छोटे स्टेप में हम चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग करते हैं इसमें, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनिएचराइज्ड टीचिंग भी बोलते हैं। सिमुलेटेड टीचिंग भी इसमें आती है, सिमुलेटेड टीचिंग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि एकदम से हम क्लासरूम में नहीं जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। इसमें हम पहले एक परिस्थिति पूरी बनाते हैं,
पूरी परिस्थिति को ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही जैसे कि क्लासरूम टीचिंग में होती है, उसी के अनुसार उसी परिस्थितियों के जैसे ही हम बिल्कुल पढ़ाते हैं। सिमुलेटेड यानी कि रूपांतरित, किसी भी चीज को उस परिस्थिति के अनुसार कन्वर्ट कर देना, रूप दे देना, रूपांतरित कर देना, या जिसको हम बोल सकते हैं नाटकीय रूप भी कह सकते हैं, वो दे देना, सिमुलेटेड टीचिंग। स्पेसिफिक स्किल टीचिंग भी हम इसको कहते हैं। स्पेसिफिक स्किल यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें एक बार में एक ही स्किल को यूज़ किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हमने जब बीएड किया था तब उसमें भी ये भी पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग में एक बार में कितनी स्किल्स को यूज़ किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में एक बार में एक ही स्किल को यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक स्किल टीचिंग है, जो भी आपकी विशिष्ट कौशल है उसका यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि और क्या क्या इसको हम बोल सकते हैं, क्या क्या नाम है इसके। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो कितने से कितने मिनट की होती है, कितना साइज होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्लास का जो साइज है वो 3 से 10 का होता है, वैसे 5 से 10 का भी हो सकता है कि यहाँ पर इतने बच्चे आप बिठा सकते हो। दोनों ही चीज़ें होती हैं। आप रियल फॉर्म में भी बच्चे बिठा सकते हो, जो आपके स्टूडेंट हैं किसी छोटी क्लास के उसको आप बिठा सकते हो, जिस भी क्लास को आपको पढ़ाना है 6 to 8 तक, या उससे भी छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग तो आपकी सभी उसमें यूज़ होती है, डीएलएड में भी यूज़ होती है, बीएड में भी यूज़ होती है, सब में यूज़ होती है। तो वहाँ पर 3 से 10 हम मान के चलते हैं कि 3 से 10 का जो साइज़ है, क्लास का साइज़, 3 से 10 बच्चे वहाँ पर बैठ सकते हैं। बच्चे नहीं हैं तो फिर वहाँ पर जो आपका पीयर ग्रुप है वो बैठता है, हमारे जो खुद के साथी हैं वो बैठते हैं बिल्कुल बच्चे बनकर। नेक्स्ट है लेसन प्लान। जो हमारा प्लान बनता है इसमें माइक्रो टीचिंग में वो कितने मिनट का बनता है, 5 से 10 मिनट का, इससे ज़्यादा का लेसन प्लान नहीं बनता है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बात करें तो जो लेसन प्लान है वो 6 मिनट के आपका 6 मिनट में आपका जो प्लान है वो पूरा हो जाना चाहिए, 6 मिनट में पढ़ाई आपको करा लेनी है। कंटेंट हमारा इसमें स्मॉल होता है, छोटा होता है। टाइम हमारा शॉर्ट होता है, मैंने आपको बता ही दिया था, टाइम इसमें कम होता है, हमारा 6 मिनट इसमें रखा जाता है। अच्छा, जो एक्यूरेट जो टाइम माना जाता है 6 मिनट माना जाता है, लेकिन कुछ बच्चे 5 मिनट में भी ख़त्म कर देते हैं, कुछ बच्चे 6 मिनट से ऊपर लेते हैं, जैसे 7 मिनट 8 मिनट ले लेते हैं। स्किल ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें स्किल जो होती है पर्टिकुलर स्किल होती है एट अ टाइम, एक बार में एक स्किल यूज़ की जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है ये भी कि जो माइक्रो टीचिंग है इसके आधार किन आधारों पर ये माइक्रो टीचिंग होती है, सूक्ष्म शिक्षण होता है किन आधारों पर। तो एलन और रायन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 आधार दिए थे, जिसमें कि पहला जो हम कहते हैं कि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। 5 आधार पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले वास्तविक शिक्षण जो परिस्थितियां हैं वो होती हैं, इसमें पूछा भी गया है ये कि जो सूक्ष्म शिक्षण है हमारा उसमें वास्तविक शिक्षण परिस्थितियां होती है। वहां पर क्या है, आपका क्लासरूम भी वैसे ही होता है, आपके बच्चों को भी बिठाया जाता है, ठीक है, बच्चे भी वहां पर होते हैं, वो बच्चे पढ़ते भी हैं, सब चीजें वैसी ही होती हैं। टीचर आगे आता है, टीचर आगे आके पढ़ाता है, एक एक स्किल को पढ़ाता है। सब जो परिस्थितियां हैं जो हम बनाते हैं वो सारी परिस्थितियां हमारी वास्तविक होती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बट वहां पर जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो आभासी हो सकते हैं। आभासी मतलब मैंने आपको बताया था, या तो आप रियल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो वहाँ पर, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता कि रियल स्टूडेंट्स को हम क्लास में लेके आएँ अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो हम वहाँ क्या करते हैं कि जो अपना पीयर ग्रुप है, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ के बच्चे हैं, हमारे साथ के स्टूडेंट हैं, उन्हीं को हम वहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन्हीं पर हम अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें वास्तविक शिक्षण परिस्थितियां होती हैं, बिल्कुल एज अ टीचर आप पढ़ाते हो, और आभासी छात्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो सेकंड इसका बेस है, आधार है, वो क्या है, सामान्य कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करना। जो आपका इस माइक्रो टीचिंग है उसका मुख्य आधार यही है
क्यों हम प्रैक्टिस करते हैं? ताकि जब हम किसी क्लासरूम में जाएंगे, नॉर्मली कोई क्लासरूम है उसमें हम जाएंगे पढ़ाने के लिए, किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पर जो हमारी जटिलताएं आती हैं, जटिलताएं मतलब कि बच्चे एक एक स्किल जब हम अपने अंदर डेवलप करते जाएंगे, उन स्किल्स को अडेप्ट करते जाएंगे, तब हमें पता होगा कि वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी समस्याएं हमें बच्चों को पढ़ाते समय आएंगी, वो हम पहले से ही जान लेंगे इस चीज़ को। तो जब हम पहले से ही जान लेंगे ना, तो उस चीज़ का हम समाधान भी पहले से खोज के चलते हैं, रेमेडी हम खोज के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा हमारे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है, तब हमको क्या करना है? हमको जैसे क्लासरूम में नॉर्मली क्या होता है, जब टीचर लिख रहा होता है ना, तो बच्चे क्या बोलते हैं? मैम प्लीज, मैम साइड प्लीज, ऐसी तो बोलते हैं। तो उस समय हमको क्या करना है? हमको कहाँ खड़े होकर पढ़ाना है, हमको डस्टर का यूज कैसे करना है, ये सारी चीजें जो हमारी क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत आती है ना, वो सारी जो क्लासरूम जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो सारी जटिलताएं हैं, उनको हम माइक्रो टीचिंग से खत्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। खत्म तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब हम रियल उसमें जाएंगे, सिचुएशन में जाएंगे, तब अलग ही बात होती है। तो उसको कम करना, जटिलताओं को कम करना, ठीक है। तीसरा जो आधार है वो है विशिष्ट कार्य या कौशल का प्रशिक्षण। माइक्रो टीचिंग में हम एक बार में हमेशा कोई भी एक विशिष्ट कौशल को लेते हैं, विशिष्ट कार्य को लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान इसके अंतर्गत होता है। हम अपनी माइक्रो टीचिंग जब भी करते हैं तो हमें फीडबैक चाहिए होता है। वो फीडबैक हमें कौन कौन देता है? वो फीडबैक हमें आपका जो हमारा सुपरवाइज़र है वो देगा। सुपरवाइज़र हमारा को टीचर है, वो पीछे बैठ जाएगा, वो देगा। पहला सोर्स है ये फीडबैक लेने का। दूसरा है कि मैंने आपको बताया था, जब इसकी स्टार्टिंग जो एक्चुअल हुई थी ना, वो रिकॉर्डिंग से हुई थी। तो हमारी जो ऑडियो है उससे हमें फीडबैक मिल सकता है कि हमने अपनी वीडियो बना ली, हमने अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया और फिर हम जाने कि भाई इसमें क्या क्या कमियां रह गई, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए फीडबैक होगा। नेक्स्ट है, अब एक फीडबैक तो ये भी हो सकता है, जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ा रहे हो या यूट्यूब पे आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पर जो आपको फीडबैक मिला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप उसमें सुधार कर सकते हो। पीयर ग्रुप, आपका जो खुद पीयर ग्रुप है ना, पीयर ग्रुप आपको उसमें फीडबैक देता है। पीयर ग्रुप यानी कि हमारे ही जो साथी हैं, वो जब बैठेंगे तो कुछ साथी तो वहाँ पर हमारे पढ़ाई करते हैं, 5 से 10 जो साथी हैं वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो बाकी के बच्चे होते हैं वो पीछे बैठ के हमको ऑब्जर्व करते हैं। वो पीछे बैठ के ये देखते हैं कि हमारे जो पढ़ाने में क्या क्या कमियां हैं। तो वो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत पूछा जाता है, उन बच्चों से भी पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो उन्होंने पढ़ाया इसमें क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। इसका क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो कमी सामने वाला कर रहा है ना, उसको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप अपने अंदर भी उन कमियों को मिटाने की कोशिश पहले से ही कर लोगे। तो इसीलिए जो फीडबैक है, तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी स्किल में महारत नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक आधार है माइक्रो टीचिंग का। और लास्ट जो चीज़ें हैं, लास्ट है कि ये जो माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस होती है, इसको 3 लेवल में बांटा गया है। आपको कह सकते हो, पहला है ज्ञान प्राप्ति का स्तर यानी कि नॉलेज एक्विजिशन। दूसरा है स्तर कौन सा है? कौशल प्राप्ति स्तर यानी कि स्किल एक्विजिशन। और तीसरा है स्थानांतरण स्तर यानी कि ट्रांसफर लेवल। अब हम ये बात करें कि ये होता क्या है। जब आपको आपका सुपरवाइजर, आपका टीचर या आपकी बुक आपको जब ये बताती है कि ये वाली एक स्किल है, इस स्किल में ये कंपोनेंट होते हैं, इन कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से क्लास में व्यवहार करना है, तब आपने क्या किया? तब आपने ज्ञान प्राप्त किया। किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया? या तो अपने टीचर के द्वारा, या अपनी बुक्स के द्वारा, या आपने वीडियो देखी उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। तो यानी कि आपका पहला लेवल यहाँ पर
कंप्लीट हो गया माइक्रो टीचिंग का ज्ञान प्राप्ति कौशल। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गई आपको कि इसके विषय में आपको पता चल गया कि ऐसी भी कोई स्किल होती है और इस स्किल के अंदर ये कंपोनेंट होते हैं, हमें ये काम करना है। आप तैयार हो गए। नेक्स्ट है कौशल प्राप्ति स्तर। कौशल प्राप्ति जब आप पढ़ा रहे हो, जिस समय आप उस स्किल को समझने के बाद जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, उस स्किल को पढ़ा रहे हो 5 या 10 मिनट के लिए, तब आपका क्या होता है, कौशल प्राप्ति स्तर होता है। आपने एक बार पढ़ाया, कुछ कमी रह गई, फिर आपने उसी स्किल को दोबारा पढ़ाया, तब आप क्या होती है, वो कमी आपकी दूर हो गई, यानी कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो गई। तो कौशल प्राप्ति स्तर दूसरा लेवल हो गया इसका। अब तीसरा लेवल क्या होगा कि जब आपने उस कौशल को अपने अंदर अडेप्ट कर लिया या डेवलप कर लिया, तब आप क्या होगा, जब मैक्रो पढ़ाने के लिए जाओगे या एक्चुअल में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे एज अ टीचर, नॉट प्यूपिल टीचर, एज अ टीचर जब आप पढ़ाने के लिए जाओगे, तब आप क्या करोगे, उन स्किल्स को ट्रांसफर करोगे बच्चों में, उन स्किल्स को ट्रांसफर करोगे अपनी टीचिंग में, उन स्किल्स को दूसरे बच्चों को पढ़ाओगे उन स्किल्स के जरिए। तो ये 3 लेवल थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आधार बताए हैं माइक्रो टीचिंग के, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। एक इसमें एक क्वेश्चन और आता है, इम्पोर्टेंट है, कि माइक्रो टीचिंग में एक जो प्यूपिल टीचर होता है वो कितने रोल प्ले करता है। तो माइक्रो टीचिंग में जो टीचर है वो आपके 3 रोल प्ले करता है। 3 रोल प्ले कौन कौन से, कि जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, तब वो क्या होता है, एक प्यूपिल टीचर होता है, एक छात्र होता है, एक स्टूडेंट ही तो होता है। ठीक है, एक टीचर होता है, सॉरी, छात्र नहीं होता, टीचर होता है, वहां पर वो टीचर होता है, वो पढ़ा रहा होता है। दूसरा, जब वो पीयर ग्रुप में आ जाएगा, उसने पढ़ा लिया, अब वो बैठ जाएगा, दूसरा बच्चा जाएगा वहां पे पढ़ाने के लिए, और वो क्या करेगा, आपके पीयर ग्रुप में बैठ के, आपके क्लास में बैठ के पढ़ेगा। तब दूसरा कौन सा रोल प्ले हो गया आपका, स्टूडेंट का। ठीक है, कौन कौन से हो गए रोल प्ले, पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग में एक जो प्यूपिल टीचर होता है वो कौन कौन से रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो आपका एक टीचर का करेगा, ठीक है, दूसरा आपका रोल प्ले करेगा स्टूडेंट का। टीचर का कब, जब वो पढ़ा रहा होता है, और स्टूडेंट का कब, जब वो बैठ के आपकी किसी दूसरे प्यूपिल टीचर की बातों को सुन रहा होता है, तब। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा आपका सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का बैठ के आपको सुपरविजन भी करेगा, ऑब्जर्व भी करेगा। तो ये 3 रोल प्ले होते हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम बात करें, हाँ, एक चीज और थी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो प्री सर्विस, मतलब जब आप पढ़ रहे होते हो, सर्विस से पहले भी यूज होती है, और पोस्ट सर्विस भी होती है, यानी कि इन सर्विस भी होती है जब आप सर्विस कर रहे होते हो। प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों के लिए यूज हो सकती है माइक्रो टीचिंग, क्योंकि आज भी बहुत सारे, अब तो बीएड कंपलसरी कर दिया, लेकिन पहले क्या था कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, उसमें क्या था कि टीचर्स को पढ़ाने की स्किल्स भी बताई जाती थी। चलिए, तो प्री और इन सर्विस दोनों के लिए ये यूज होती है। अब इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कि इसके जो चरण, स्टेप्स कितने हैं, ठीक है, फेजेस कितने हैं, तो बात करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो हमारा टाइमिंग जो होता है माइक्रो टीचिंग का, वो फिक्स है। कितना टाइम होता है, 36 मिनट्स। माइक्रो टीचिंग का जो टाइमिंग है वो 36 मिनट होता है, और इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 6 स्टेप होते हैं। 6 स्टेप होते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। 6 स्टेप। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। प्लान का टाइमिंग हम नहीं फिक्स करते, एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि भाई मैक्सिमम 2 घंटे तक आप प्लान बनाने के लिए टाइम दे सकते हो, लेकिन सो के प्लान को छोड़ो। प्लान बनाया हमने सबसे पहले, तो जब हम प्लान को क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वहां से हमारा जो माइक्रो टीचिंग का टाइमिंग है वो शुरू होती है। प्लान पढ़ाया हमने, प्लान बना लिया,
उसके बाद क्या होगा, टीच, यानी कि हम वहां पर शिक्षण करेंगे। टीच के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, फीडबैक। ठीक है, फीडबैक, फीडबैक कोई भी दे सकता है, आपका जो सुपरवाइजर है वो भी दे सकता है, आपका पीयर ग्रुप है वो भी दे सकता है। ठीक है, फीडबैक हो गया। अब फीडबैक जब हमको मिलेगा तो क्या होगा, हमारे प्लान में जो भी कमियां होंगी ना, हम उसको पूरा करेंगे, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा री प्लान। ठीक है, री प्लान कर दिया, दोबारा से उन कमियों को दूर करा। अब री प्लान करने के बाद हम क्या करेंगे, रीटीच, रीटीच। ओके, रीटीच किया, और रीटीच करने के बाद फिर क्या होगा, री फीडबैक। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्लान नंबर 1 स्टेप, 2 टीच, 3 फीडबैक, 4 रीप्लान, 5 रीटीच एंड 6 री फीडबैक। तो ये 6 स्टेप होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये 36 मिनट्स की होती है, जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है वो कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो टाइमिंग है वो फिक्स है सब चीज़ों की। प्लान का तो मैंने आपको बताया था कि प्लान की कोई टाइमिंग नहीं है, वो तो हम पहले से लेके चलते हैं। यहाँ पर जो हमारी टीचिंग है वो हमारी कितने मिनट की होगी, 6 मिनट की होगी। नेक्स्ट, जो हमारा फीडबैक का टाइम है वो 6 मिनट का होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा रीप्लान में टाइम लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 12 मिनट्स का। रीटीच फिर से वही 6 मिनट, और उसके बाद यहाँ पर री फीडबैक यानी कि 6 मिनट। ओके, तो इस तरीके से अगर आप काउंट करोगे ना तो 36 मिनट्स की हमारी माइक्रो टीचिंग होती है। आई थिंक इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग सारी चीज़ें स्केल डाउन टीचिंग है, ये शॉर्ट में होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक बार में एक ही टीचिंग होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि माइक्रो टीचिंग में कितनी कितनी हमारे स्किल्स होती हैं, तो देखिए जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो एलन है, उन्होंने हमारी कितनी स्किल्स दे रखी हैं, 14 स्किल्स दे रखी हैं। और जो हमारे बी के पासी हैं, डॉक्टर बी के पासी, उन्होंने इनकी स्किल्स को हम पढ़ते हैं, उन्होंने 13 स्किल दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये किसने कितनी स्किल्स दी है, तो मोस्टली इन्हीं की पूछी जाती है। एलन ने 14 स्किल्स दी थी और बी के पासी ने 13 स्किल्स दी थी। कौन कौन सी स्किल्स होती है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। स्किल्स तो उन्होंने 13 दी थी या 14 दी थी, लेकिन जो हमारे पढ़ने में आती हैं, जो हम क्लासरूम में मोस्टली यूज़ करते हैं, वो आपकी 6-7 स्किल होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं स्किल्स से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आपको स्किल्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन सी स्किल्स होती हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, और वहाँ पर एक एक स्किल में लूंगी कि किस तरीके से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अपनी स्किल्स को, किस तरीके से आपको उन स्किल्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कहीं पर भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। थैंक यू।